सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसको आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये चैप्टर जो है हमारा, एक इसका नाम सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पहले इस चैप्टर के नाम पे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, अभी तक जो हम क्लास 11th में जो बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टी.एस. अग्रवाल हो तो उस बुक का जो नाम है ना, उसका है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में फ़र्क क्या है? नाम से ऐसा लगता है डबल एंट्री मतलब जिसकी एंट्री करी गई हो, 2 बार करी गई हो, या जिसका डेबिट और क्रेडिट हो जर्नल एंट्री में। और सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब जिसमें एक एंट्री करी गई, ऐसा नाम से लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब, डबल एंट्री का मतलब होता है आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, 1 रुपये से लेके अनलिमिटेड जो भी अमाउंट आपका रहा होगा, 1 करोड़ या उससे ऊपर तक का वैल्यू, कोई भी वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट्स, जो जैसे आपने मान लीजिए कि कुछ सेल किया, तो आपने सेल्स को भी लिखा और साथ में कैश को भी, इन दोनों को आपने रिकॉर्ड किया। और ऐसा एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो आपने लिखा ही नहीं, चाहे वो रेंट से हो, सैलरी हो, वेजेस हो, रेंट नहीं दिया यानी आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करने को कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अब आपको मैं बताऊं, डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, बहुत छोटे मोटे जितने दुकानदार आपको दिख रहे हैं आसपास, वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो ही नहीं करते। रीज़न है उसके पीछे का, भाई ये सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए उनके पास अकाउंटेंट चाहिए, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करे। अब दुकानदार जो है वही सेल्समैन है, वही परचेज मैनेजर है, वही स्टोर कीपर है, वही हिसाब किताब भी खुद ही लिखता है। आसपास की दुकानों में यही देखा होगा। आपके घर के आसपास जो जनरल स्टोर है, वहाँ पे आपने देखा जो दुकानदार है वही सामान खरीद के लाता है, वही बेचता है, वही सफाई भी करता है, वही सारी चीज़ें करता है। यहाँ तक कि अगर वो सामान उधार बेचता है, तो जिसको उधार दे रहा है अपने कस्टमर्स का खाता रख रखा है उसने, उसमें उसके नाम से उसको लिखता भी है। उधार खरीदता है तो उसका बिल भी अपने पास रखता है, बाद में उसको चुकाता भी है। एक ही बंदा सारा काम कर रहा है। लेकिन आप देखो ना, जब आप उसे 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये का कोई सामान खरीदते हो, तो उसको कहीं नहीं लिखता वो। उधार खरीदोगे तो लिखेगा। आप समझ रहे हैं? तुम भी ऐसे ही करते होगे, सारी चीज़ें लिखते हो। उधार अगर किसी को बेचते हो तो लिखते हो। इसका मतलब ये जितने दुकानदार हैं ये डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि डबल एंट्री का मतलब होता है हर एक ट्रांजैक्शन को लिखना, कोई भी अमाउंट का वैल्यू हो, सब चीज़ों का हिसाब रखना। तो अगर सारी चीज़ों का आप हिसाब नहीं रख रहे, उससे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, क्या वो कंप्लीट रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं। उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। अपने मनमौजी है, उनके हिसाब से चल रहा है। जनरली कुछ दुकानदार जो है ना, पर्सनल अकाउंट का हिसाब रखते हैं, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, इसका हिसाब रखते हैं, बाकी चीज़ों का नहीं रखते। अभी तक हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी, जर्नल एंट्री से जो हमने स्टार्ट करा, वो डबल एंट्री सिस्टम था, हम हर चीज़ को लिख रहे थे। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वो लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उनसे बोला जाए भैया प्रॉफिट बताओ, तो वो पहले जो जर्नल उसने किया था, उसी जर्नल को वो कहाँ लिखते हैं? लेजर के बाद बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना? और उसके बाद जाके ये कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं। सही बात है? एक मिनट। हाँ जी, तो पीएनएल के बाद वो क्या बनाते हैं? ऐसा कौन कर रहा है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम में होता है ऐसा। कहाँ होता है? डबल एंट्री सिस्टम में
ऐसा होता है, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं तो सारे क्या अकाउंटिंग और उसका प्रोसेस है क्या पूरा का पूरा। लेकिन मान लीजिए कि ये छोटे दुकानदार जो हैं वो अपना प्रॉफिट निकालना चाहे, जिनका हिसाब किताब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्या है सर? इनकम्प्लीट है रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिंगल एंट्री है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो इनकम्प्लीट में बताओ क्या सारी चीज़ों की उन्होंने जर्नल एंट्री करी है? उसके पास कुछ है ही नहीं। उससे पूछो भाई हिसाब बताओ, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस निकलेगा साल के एंड में, जीएसटी जाएगा, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करनी है, कैसे होगा? बिना उनसे पूछ रहा हूँ सेल्स बताओ पूरे साल का। अब इनकी दुकान है, मैं पूछता हूँ पूरे साल का सेल्स बता दोगे एग्जैक्ट? कह रहा जी नहीं बता पाएंगे। पूरे साल का परचेज बता दोगे? परचेज भी नहीं बता पाएगा। तो जब सेल नहीं, परचेज नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा? जब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो क्या नेट प्रॉफिट निकल पाएगा? ये तो दिक्कत हो गई। तो एज एन अकाउंटेंट हमें ये सिखाया जा रहा है कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाइए जहां पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया गया, जहां पे परचेज का रिकॉर्ड नहीं, सेल्स का रिकॉर्ड नहीं, रेंट एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नहीं, मोटा मोटा रिकॉर्ड क्या देंगे ये बता देंगे रेंट पूरे साल में कितना गया, बिजली का बिल आया होगा तो उससे देख के बता देंगे बिजली का बिल पूरे साल में कितना गया। ये दो बातें, और कितना किसी से पैसे लेने, कस्टमर का खाता लिखा हुआ तो वो बता देंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स बता देंगे। और ज्यादा डिटेल में जाओगे तो ये बता देंगे ये फर्नीचर कितने की थी, इनकी दुकान में आज के डेट में कितने का स्टॉक है। एक दिन लेंगे जोड़ जाड़ के बता देंगे सारा। फर्नीचर बता देंगे, मशीन है, पंखे वंखे की वैल्यू वैल्यू बता देंगे, बिल्डिंग जमीन वमीन इन्वेस्टमेंट है बता देंगे, गले में कितना कैश है वो बता देंगे, बैंक में कितना रखा हुआ है वो बता देंगे। तो आप ध्यान से देखो तो ये ना परचेज सेल्स एक्सपेंसेस नहीं बता पा रहे, ये क्या बता रहे? एसेट्स बता रहे आपको। ये बता रहे कैश कितना है, बैंक कितना है, बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का है, स्टॉक कितने का है, क्रेडिटर्स कितना है, डेटर्स कितना, ये बता देंगे। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट लॉस निकालना सीखना है इस चैप्टर में। बात समझ में आई? बिना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा, ये चीज हमें इस चैप्टर से सीखना है। तो हम किसी दुकानदार से ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे और उससे हम चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री में क्या होगा? सिंगल एंट्री में दुकानदार क्या करेगा बेटा, वो ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? वो आप उनसे पूछिए कि सर साल की स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया था, वो बता देंगे वो। क्लियर है जी? आज उनसे पूछ लीजिए आज आपका बिजनेस में कितना हो गया है, ये दो बातें ये बता दे, बस यही दो बात हमें चाहिए। अगर ये दो बातें बता दी गई तो हम इसी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब सोचो ना, एक बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 10,000 लगा के, साल के आखिर में जब सब चेक किया तो पता लगता है आज उसके बिजनेस की वैल्यू है 1 लाख रुपए। लगाया कितना था? कितना है वैल्यू? मतलब उसके दुकान में सामान और बाकी सारी चीजें मिला के 1 लाख की हो गई। तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने? 90,000 निकाल लिया ना हमने, बिना ट्रेडिंग बिना प्रॉफिट लॉस के। तो ये जो आम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं कि स्टार्ट इतना किया था, आज इतना पहुंच गए तो प्रॉफिट हो गया हमारा। समझ में आई बात? ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो अब आइए लिखिए इसके बारे में कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है। लिखो बेटा, पहले ये नोट कर लो, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा ज़्यादा देर तक, नहीं तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे।
accounting records that are not maintained according to the double entry system are known as single entry system. Single entry system or incomplete record. और incomplete records. तो अकाउंटिंग जो हमने डबल एंट्री सिस्टम से फॉलो नहीं किया, जिसमें आधी अधूरी बातें लिखी, कुछ बातें उधार बेचा तो लिख दिया डेटर्स के बारे में, उधार खरीदा तो लिख दिया क्रेडिटर का हिसाब, ठीक है जी, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो जाता है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। बताइए समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे चैलेंज क्या है सर कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाए, मेन तो ये है, बाकी थ्योरी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये है कि सर वहाँ पे इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट लॉस ही निकालना है बेटा। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमने एक प्रोसेस ये फॉलो किया कि आप जर्नल लेजर बनाते चलिए और इससे आप प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़ है ये है कि अगर हमारे पास सेल्स परचेज ये सब चीज़ें हैं ही नहीं तो हम कैसे बनाएं, तो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से बनाया जाता है। तो बहुत छोटी क्लास में यानी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के दौरान एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल का, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये होता था बेटा ओपनिंग कैपिटल, क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट अगर कोई है, और लॉस अगर कोई है तो माइनस, और माइनस का बेटा ड्राइंग्स। इससे हम लोग निकाल लेते थे क्लोजिंग कैपिटल। नहीं याद है तो वापस से समझिए। देखिए आपने बिजनेस में कितना पैसा शुरुआत में लगाया, फिर बाद में कितना लगाया, और कितना कमाया प्रॉफिट हुआ, और कितना उस बिजनेस से निकाल लिया, तो उसके बाद हमें मालूम चलता है कि आज बिजनेस में आपका कितना पैसा है। भाई आपने मान लीजिए 100 रुपये, ऐसा सोच के चलिए कि सुबह सुबह आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है जी, फिर आपने कहीं से भाई भाई से मांग लिए 20-20 रुपये और उस पैसे को भी अपने बिजनेस में लगा दिया, तो अब तक बिजनेस में कितना लगा चुके आप, 120 लगा चुके। फिर आपने पूरे दिन मेहनत करी तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब आपका बिजनेस में कितना है, 150। फिर शाम में आपने उसमें से 50 रुपये निकाल लिए, तो बताओ एंड में कितना बचेगा, 100 रुपये। जो एंड में बच रहा है उसी को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी फॉर्मूले से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ जी भाई, अगर मैं प्रॉफिट को इधर ही रहने दूं, ये इधर आ जाए तो क्या होगा, माइनस में, एडिशनल इधर आए तो, ड्राइंग इस साइड आई तो भाई मैंने प्रॉफिट को रहने दिया एक साइड पे, एक साइड पे प्रॉफिट रहने दिया, प्रॉफिट को एक साइड रहने दिया। तो जो क्लोजिंग कैपिटल था हमारे पास उस उसे भी उसी साइड रहने दिया, एक साइड प्रॉफिट रहने दिया, एक साइड क्लोजिंग कैपिटल रहने दिया, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करा, इस प्रॉफिट को उठा के दूसरे साइड ले गया, तो सॉरी ओपनिंग कैपिटल को दूसरे साइड ले गया, क्या करेंगे बोलो, माइनस का ओपनिंग कैपिटल माइनस का एडिशनल कैपिटल प्लस का ड्राइंग्स। इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। आंसर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट और माइनस में आ गया तो लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात?
और इसी चीज़ को हम लोग ना स्टेटमेंट में भी लिखते हैं। ये मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखा। जब अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्लीज स्टेटमेंट में आंसर देंगे। कैसे? जो लाइन आपने पहली लिखी थी, क्या लिखा था बेटा? नालायको इधर ध्यान दो, इधर पहले क्या लिखा था? क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल लिखा, उसमें से क्या माइनस करा और क्या माइनस करा, क्या प्लस किया, तो ड्राइंग को प्लस किया, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्लस में आया तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, माइनस में आया तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ गई बात? अब आप नोट करिए इसको फटाफट। पहले यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है तो बेटा उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और एडिशनल कैपिटल नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं। तो मेन चीज़ क्या है ज़रूरी है? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग। अगर है तो ज़रूर आप माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल को और ड्राइंग को प्लस करेंगे, नहीं है तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट हो गया, प्लस में आए तो, और यही चीज़ माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा जी लॉस, अगर माइनस में होगा तब। ठीक है। नोट कर लिया सर? ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया आपके? अब इस फॉर्मूले से अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप क्लोजिंग कैपिटल निकालिए तो निकाल सकते हैं। मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट निकालना है तो, अगर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है फिर मैं आपसे बोलूं ओपनिंग कैपिटल निकालो। अच्छा, सब इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अगर बोलूं एडिशनल कैपिटल तब। तो ये सेम फॉर्मूला लगाना और निकाल देना है। ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट बना के अगर मैं बोलूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, तभी आपको स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है सर? आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल इज 60,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है सर? 60,000। ड्राइंग से 55,000। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। क्लोजिंग कैपिटल 90,000। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस चेक करो कि प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है, तो उसी फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, है ना? चलो खुद से करो तो पहले। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे बोला कि सर प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, या कह रहे हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस ये बताइए। तो चलिए जी, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है बेटा। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस का है ये ड्राइंग्स। सर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग, ओपनिंग है 60,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर है 10,000, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 और ड्राइंग से 5,000। क्या ये सही लिखा है मैंने? देखो तो सही है। ये 60,000 है ना, और ये ड्राइंग आपका प्लस होगा। ठीक है। तो कितना है? 15, 25, 25,000 का प्रॉफिट आ गया जी। समझ में आ गया? मुश्किल काम है? नहीं सर। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, इजी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 125, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 37,500। कैप कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट और लॉस पूछा गया है। ठीक है जी। नहीं नहीं, वैसा बोला नहीं है ना, तो स्टेटमेंट में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। हाँ जी। अरे क्या यार, कब बड़ा होगा तू?
कह रहे सेम आंसर आएगा, नालायक। बस कोशिश ये करना है कि फॉर्मूले हर बार लिखने। प्रॉफिट इज इक्वल टू का क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी है ये, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का आया या सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आ गया। एडिशनल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल 60,000। नहीं नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं पिछला क्वेश्चन लिखने लगा। बताओ तो क्लोजिंग कैपिटल कितना। हाँ, ओपनिंग, एडिशनल, ड्राइंग्स, सॉरी 30,000। बताइए जी इसका 17,500 इसका भी प्रॉफिट आ गया। आगे ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए अब। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहे फाइंड आउट हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट और ओपनिंग कैपिटल कहते हैं गणेश गुप्ता बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो 70,000, 70,000 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अर्न प्रॉफिट 20,000, अब 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ही विड्रू 7,000 इज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपये इसने ड्राइंग दिए। और लिखा हुआ है कि ऑर्नामेंट्स यानी गहने, हिज वाइफ अपनी वाइफ के गहने इन्होंने 20,000 रुपये में बेच दिए। ऐसा होता भी है? कहाँ होता है यार, आज के दौर में नहीं होता। 20,000 रुपये के गहने बेच दिए, इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो चलिए क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिए। मैं तो फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू का ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस का है सर ड्राइंग्स। ठीक है सर, बताइए जी ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, प्रॉफिट, $7,000 का ड्राइंग। बताइए जी समझ में आ गई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत? बेटा खुद से करो, खुद से, ये भी देख के करेंगे कैसे काम चलेगा। चलिए इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया आपने? मुझे भी करवा दो यार। आइए जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, क्यों? अब बताइए ज़रा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में क्लोजिंग कैपिटल है इतना, ओपनिंग ये है, ड्राइंग है और प्रॉफिट है। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना? 2 लाख है सर क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा जी आगे बोलिए। 1,30,000 का ओपनिंग है, एडिशनल, एडिशनल कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट
1 लाख। क्या ड्राइंग है? ठीक है जी, तो अब हम बता सकते हैं डायरेक्टली निकाल के, एडिशनल कैपिटल 2 लाख माइनस में 1 लाख, नहीं 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 नहीं, नहीं 2 लाख 30 और 150 माइनस 180। हाँ वो ठीक है, उसको इसको कैलकुलेट कर लो ना, 50 एक और एक 30 को, 1,80,000 180 होगा ना। अब बताओ कितना आया? तो 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सर। आइए जी फिफ्थ कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ही बोला गया है। ठीक है जी, तो फटाफट इसका भी निकाल लो यार। निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 5 में? क्या निकालने बोला है? प्रॉफिट ना, तो प्रॉफिट वाला कॉपी मारता हूँ मैं। मत करो, लिख लो नालायक। हैं? तुम टीचर हो क्या? जी बताइए सर, वैल्यू बताइए क्लोजिंग कैपिटल का। 16,900 ओपनिंग, 15,200 एडिशनल, और ड्राइंग 4,800। बताइए ज़रा। 4,500। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे, महेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। कह जी महेश जो है ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम से अपनी दुकानदारी चला रहा है, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है। और जब वो सामान बेचता है तो जितने का वो ख़रीद के लाया है उसमें 50% का प्रॉफिट लेता है। इसका मतलब है कि वो जो प्रॉफिट है उसका ना, वो है 1/2 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का कितना ले रहा है? 1/2। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर कॉस्ट का 1/2 हो तो प्रॉफिट सेल का कितना होता है? अरे नालायक, प्लस होता है ये, इसमें जाके क्या होता है? फिर वही बात, क्या हो जाएगा? 3/2। बिल्कुल सोचे बगैर सोचे समझे जवाब देते हैं। मैंने आपसे कहा ये चीज़ इसमें ऐड होता था, है ना? ऐसे ही होता था। कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए ऐड होता है और सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस होता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 हिज कैपिटल वर ₹4 लाख। ऑनर ने बिजनेस में पैसे कितने लगाए? 4 लाख रुपए। 31 मार्च 2019 इट वॉज 350। कह रही जी स्टार्टिंग में तो इसका 4 लाख का था बिजनेस में कैपिटल, और अभी मार्च में इसका कितना हो गया? 3,50,000। ही हैड विदड्रॉन 20,000 पर मंथ, और उसने 20,000 रुपये पर मंथ पैसे निकाले हैं। बिसाइड्स द गुड्स ऑफ द सेल, कह रहे सेल्स के गुड्स जो था ना उसके पास, वो गुड्स 60,000 का, इसके अलावा उसने 20,000 रुपये पर मंथ उसने विड्रॉ किए। हाँ जी। तो इन्होंने बताया कि 20,000 रुपये पर मंथ इन्होंने ड्राइंग किया गुड्स के अलावा, यानी गुड्स भी निकाले बिजनेस से। कितने रुपए के निकाले उसने? 60,000 रुपये का, 20,000 रुपये पर मंथ का इसका ड्राइंग भी है। उसके बाद ये कहते हैं हाउ मच डिड ही अर्न 2018-19, 18-19 में इन्होंने कितना अर्न किया ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि आपको ड्राइंग सही सही कैलकुलेट करना है। और ड्राइंग्स में इसने दो चीज़ें करी हैं बेटा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ड्राइंग को पहले निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स निकालने के लिए उसने दो बातें बताई। एक तो उसने बताया कि ड्राइंग में ना दो चीज़ें हुई, आप लिखना नहीं है अभी। हाँ, एक तो उसका स्टॉक उसने विड्रॉ किया था, और प्लस उसने क्या विड्रॉ किया था? कैश। ये दो चीज़ें।
अब स्टॉक जो है ना बेटा वो लिखा हुआ है सेल प्राइस पे, स्टॉक की जो वैल्यू गिवन है वो किस पे गिवन है, सेल प्राइस। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि सेल वैल्यू ऑफ गुड्स है ये 60,000। और आपको याद दिलाऊं कि सेल वैल्यू सिर्फ सेल्स में लिखते हैं, अगर आपने गुड्स विड्रॉ किया है तो एट कॉस्ट पे लिखना होता है, आपने फ्री सैंपल के तौर पर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है तभी भी एट कॉस्ट पे लिखना होता है, आपका आग लग गया है, लॉस बाई फायर है, लॉस बाई थेफ्ट है, किसी तरीके से भी आपका गुड्स कम हो रहा है सेल्स के अलावा, तो हमेशा किस पे लिखते हैं, कॉस्ट पे लिखते हैं। यानी प्रमोशन के लिए आप बांट रहे हैं किसी को, वो भी किस पे लिखेंगे, कॉस्ट पे लिखेंगे। समझ में आई बात, सिर्फ सेल जब होगा तभी सेल वैल्यू लेंगे, नहीं तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, कॉस्ट। समझ में आ गई, इसमें विच एवर इज हायर नहीं चलता, कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर ऐसा नहीं चलता, ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए चलता है। से यहाँ पे जब कॉस्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, परचेजेस हमारी कम हो रही होती है ड्राइंग के दौरान पे, तो कॉस्ट पे लेते हैं। तो कैसे होगा भाई, तो ये चीज़ जो है ना हमें लेना है कॉस्ट पे, किस पे लेना है, एट कॉस्ट, और गिवन क्या है हमें, सेल वैल्यू गिवन है, तो हमें उसका सही से वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटाता हूँ, अभी पहले ना जो हमें गुड्स गिवन है सेल वैल्यू पे वो देखते हैं। देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू का सेल, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, सेल्स। और देखिए इसमें ना सेल्स की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 60,000। प्रॉफिट ने कहा कि 50% है, ऐसी बोला क्वेश्चन ने, कितना परसेंट है, 50% है किसका, कॉस्ट का, किसका बेटा, तो कॉस्ट हमने ऐसे ही लिख लिया। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 1/2 हो जाएगा ये, और इसे सॉल्व करें तो ये आएगा बेटा 1/2 कॉस्ट, यहाँ पे आएगा कॉस्ट इज इक्वल टू आएगा ये 60,000। सही है, ये इसका बेस अगर 1 ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस्ट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू कितना बेटा, अभी ये कितना आया, 3 कॉस्ट अपॉन इज इक्वल टू का 60,000। तो इसको अगर मैं सही करूं तो क्या निकल के आया, कॉस्ट ये आया जी 60,000, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया सर, ये आ गया कॉस्ट। तो वो सामान की कीमत कितनी है, 40,000। अब इसकी जगह पे इतना तामझाम हमने किया, इसकी जगह पे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे क्वेश्चन को। शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, देखो बेटा, प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 1/2 था, है ना, तो प्रॉफिट जो है सेल्स का कितना होगा, आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो प्लस होता है बेस, तो 2 और ये क्या हुआ, 3/2 ऑफ सेल। अब बताओ 3/2 और सेल की वैल्यू कितनी थी, 60,000, कितना आया जी, ये ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट, हम्म, अच्छा बेस में प्लस होगा ना, ये ऊपर हमने कर दिया, सॉरी, ये बेस में प्लस होगा बेटा, 1/3 होगा। सेल वैल्यू, सेल कितना है हमारे पास, 60,000, 60 कितना हो गया, ये 20,000, ऊपर नहीं प्लस होता बेटा, ये इसमें प्लस होता, सॉरी। ठीक है, तो ये 20,000 का प्रॉफिट आ गया, तो बताओ कॉस्ट कितना आ जाएगा फिर, 60,000 में से 20,000 रुपये जाएंगे तो आ जाएगा कितना, 40,000। तो एक कैलकुलेशन इतने छोटे में आपका हो गया काम, ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, इतने 2 लाइनों में आ जा रहा है, बाकी ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो जनरली बच्चे इसी पे जाते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ये पढ़ते हुए आए, ये याद ही नहीं रख पाते। ठीक है, तो जो आपको इसमें से पसंद है वो कर लेंगे। तो कॉस्ट समझ में आ गया आपको, पहले नोट करो इसको, यहाँ पे समझ में आ गई थी ना बात, चलो नोट कीजिए इसे। पहले इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा,
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास, कॉस्ट आ गया जी। ये बेटा बहुत काम की चीज़ें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम की, अगर ये एक बार दिमाग में रह जाता है तो बहुत वक्त बचता है एग्ज़ाम में, और एमसीक्यू वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ड्राइंग्स। हाँ जी, हाँ बेटा, दोबारा बता दूं, ये हमने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा था ये चीज़, ये वाला फिर से बता देता हूँ बेटा। अगर प्रॉफिट किसी क्वेश्चन में 1/4 है कॉस्ट का, ऐसा मान के चलो 1/4 एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, तो ये जो है ना सेल्स का 1/5 ऑफ सेल्स हो जाएगा। ये जो वैल्यू होती है ना इसमें ऐड हो जाता है बेस में। किस में ऐड हो जाता है? बेस में ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 1/4 है सेल्स का, तो कॉस्ट में क्या होता है, ये माइनस होता है। सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए, क्योंकि देखो ना, कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो वैल्यू बढ़ेगी, कीमत से सेल्स पे जाना है तो प्रॉफिट उसमें प्लस होता है ना, तो वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो सेल से कॉस्ट पे आना है तो वैल्यू कम होनी है, तो माइनस होगा। कितना आ जाएगा ये? 1/3 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेल्स नहीं कॉस्ट, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने वो करा, डायरेक्ट करने का तरीका ये है वही चीज़ जैसे हमने वहाँ पे पता किया था। चलिए खैर, अब आइए ड्राइंग्स पे, आपको जो समझ में आया उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में क्या है कि गुड्स विड्रॉ किया उन्होंने, वो वैल्यू कितने की है बेटा? 40,000 रुपये की। और कैश विड्रॉ किया था, कितने का था? कैश विड्रॉ किया 20,000 रुपये पर मंथ, तो 20,000 इंटू का 12। सर 12 क्यों किया बेटा? साल जो है ना स्टार्ट अप्रैल 2018 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अगर बिजनेस अक्टूबर में होता तो उसके हिसाब से मंथ कैलकुलेट करते, तो आपको बिजनेस भी देखना है कि कब स्टार्ट हुआ होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये तो 40,000 आ गया, और ये कितना है? ये आ गया जी 2,40,000। टोटल कितना हो गया सर? 2,80,000 आ गया आपका ये ड्राइंग्स। समझ में आ गई बात? अब आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, फटाफट कीजिए इसको, प्रॉफिट निकाल के दिखाइए आप। प्रॉफिट निकालना है बेटा हमें। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 3,50,000। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 4,00,000 रुपये। एडिशनल नहीं है, ड्राइंग्स तो है, 2,80,000 रुपये। कितना? 2,30,000, एक बार चेक कर भी लेना, ठीक है जी। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,30,000। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आ गया ना? आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से कहानी में थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज है सर? यहाँ लिखा हुआ कृष्ण स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। कि कृष्ण ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 से, और उसमें पैसे लगाए 1,00,000 रुपए, और 31 मार्च 2019 हिज एसेट्स वर रुपीज दिस। उसने एसेट्स बता दिया। अब सोचो, ये 31 मार्च 2019 का एसेट्स बता रहे। अब ध्यान से सुनो बेटा, मान लीजिए एक बैलेंस शीट है, उसमें आपको एसेट साइड बता दिया जाए, एसेट साइड बता देंगे तो एसेट्स का टोटल आ जाएगा। गुरुजी इधर ध्यान देते जरा, अगर एसेट साइड का टोटल बता देंगे तो एसेट्स आइटम बता देंगे तो एसेट्स का टोटल आ जाएगा। जो एसेट्स का टोटल होता है वही किसका टोटल होता है? लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी में से जैसे ये क्रेडिटर है वो हटा दूं, लोन हटा दूं, तो इसका मतलब जो डिफरेंस बच गया वो कैपिटल है। बस इतना ही आइटम ही है। तो हमें इस बार क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं है हमें ना, एसेट्स और लाइबिलिटी दे दी है। हम एसेट्स और लाइबिलिटी से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस का आउटसाइडर लाइबिलिटी, कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है सर? आइए,
तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला पढ़ते हैं, लिखा है असर्टेन हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाने पड़ जाए, वहाँ पे आप दिमाग में दौड़ा के रखेंगे कि भैया आप स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्लियर हो जाता है कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन सारे हम मान सकते थे कि वो अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में पहले स्टेटमेंट बना लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, तैयार कीजिए आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट लिखने की, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस स्टेटमेंट में हमें एक चाहिए क्लोजिंग कैपिटल जो कि गिवन नहीं है बेटा, ठीक है। एक चाहिए हमें ड्राइंग, एक चाहिए ओपनिंग, और एक चाहिए होता है एडिशनल कैपिटल। चेक करते हैं इसमें है क्या क्या। तो बच्चा पार्टी ये है आपका ओपनिंग कैपिटल, और ये 2000 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने विड्रॉ किया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ड्राइंग से। सन्ड्री क्रेडिटर तो आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। ब्रदर्स से पैसे लिए गए 10,000 के, ही ओड 10,000 टू हिज ब्रदर, अपने ब्रदर्स का भी कर्ज है इसके ऊपर, ये भी क्या है बेटा, लाइबिलिटी। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, ओपनिंग, और क्या दिया गया है, ड्राइंग। तो भाई ओपनिंग दिया गया, ओपनिंग लिखेंगे, ड्राइंग है ड्राइंग लिख देंगे। क्लोजिंग होना भी तो ज़रूरी था, बिना क्लोजिंग के तो आंसर नहीं निकाल सकते। एडिशनल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग का होना ज़रूरी है। तो बच्चे बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू चेक करो, ओपनिंग कैपिटल है बेटा 1,00,000 रुपीज़। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए ड्राइंग्स पे। 2000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइंग है, 2000 पर मंथ, ये आ गया जी 24,000। उसके बाद आ जाइए ड्राइंग के बाद, बस दो बातें हैं सर, और क्लोजिंग कैपिटल तो दिया नहीं है सर, ये तो निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट टाइप की चीज़ें बनाएंगे। टाइप की इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका नाम चेंज है लेकिन बनता वही है, ठीक है। आइए सर, सबसे पहले हमें ना डेट डिसाइड करना होगा किस डेट पे हम लोग बना रहे हैं ये। क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग कैपिटल कब का है, कब चाहिए हमें, बोलिए बेटा। एज एट 31st 2019। चलिए, बैलेंस शीट जैसे बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। क्या कहते हैं इसको, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। हम यहाँ लिखा करते थे लाइबिलिटीज, लिखते थे, और इधर क्या लिखते हैं बेटा, एसेट्स। यहाँ पे क्या आता है बेटा, अमाउंट। बताइए जी एसेट्स में क्या क्या एसेट्स गिवन है, कैश, यहाँ पे गिवन है सर कैश, कितना बेटा, ठीक है। दूसरा आइटम क्या है हमारा, स्टॉक, बताइए जी कितना। तीसरा आइटम देखिए डेटर्स, ये भी एसेट्स हैं, कितना, और आगे बोलिए प्लांट, कितना, 85,000। बताइए जी, समझ में आई बात इतनी, ओके। और क्या गिवन है भाई, और गिवन है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने हैं, 12,000 का सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद है ब्रदर्स, लोन लिया इन्होंने, तो लोन फ्रॉम ब्रदर, कितना, 10,000 का ये लोन। अब बेटा ये टोटल हो जाने के बाद दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए थी, क्यों,
तो इसमें से आप देखो, बैलेंस शीट ही समझिए इसे। यहाँ पे क्या मिसिंग है बेटा? कैपिटल। समझे? इसे बैलेंस शीट ना कह के इसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहते हैं यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर ऐसा क्यों, बैलेंस शीट क्यों नहीं कह रहे? देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ध्यान सुनना। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होता है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आ रहा है। कहने का मतलब इसमें कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है। कैपिटल की वैल्यू गिवन हो जाए, पहले से दिया हुआ रहे, तो वो बैलेंस शीट बन रहा है। हमें दोनों साइड इक्वल निकालना है। लेकिन जिसमें बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है कैपिटल का, ये एस्टिमेटेड ही तो है, कि हमने माना बस इतनी ही लाइबिलिटी होगी, जो भी बैलेंस आया वो कैपिटल मान लिया। एस्टिमेटेड बेसिस पे जो चीज़ बन रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। अब टोटल करिए बेटा इस साइड का, सबसे पहले तो करिए फटाफट टोटल, कीजिए जल्दी जल्दी। कितना आया बेटा? तो बच्चे यहाँ लिखा हमने 1,54,000, यहाँ भी लिखा 1,54,000। उसके बाद आप इसे माइनस कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू को आप माइनस करेंगे ना, 22,000 ये जो है इसको आप माइनस कीजिए। माइनस करने बाद जो कैपिटल आएगा वो बैलेंस आ जाएगा आपका। बताइए कितना आएगा? 1,32,000। इतना डर के क्यों? माइनस ही करना है, इतना डर डर के बता रहे हो तुम लोग। अभी नोट ही कर रहे हो, करो। आपने नहीं करना, करो नोट करो। बताइए कितना आया टोटल माइनस करके, कितना आया बेटा? यहाँ लिखा जी 1,32,000। बेटा यही 1,32,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, 1,32,000। फिर इसमें आप ड्राइंग को प्लस कर दीजिए 1,56,000, और माइनस कर दीजिए, तो ये 56,000 का आपका आंसर आ रहा है। यही आ रहा है? हाँ जी यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।